भारत में ज्यादातर बिजनेस परिवार ही चलाते हैं। देखा जाए तो ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन इन सभी के सामने एक बहुत ही हैरान करने वाली चुनौती है। एक ऐसी पहेली जिसे बहुत कम लोग ही सुलझा पाते हैं। चलिए आज इसी पहेली की तह तक जाते हैं। देखिए, जब हम फैमिली बिजनेस की बात करते हैं तो ये कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं है, ये तो भारत की इकोनॉमी का इंजन है। जरा सोचिए, देश के 80% बिजनेस परिवार चला रहे हैं, जो हमारी 70% जीडीपी बनाते हैं और देश के 60% लोगों को रोजगार भी देते हैं। ये आंकड़े वाकई में बहुत बड़े हैं। पर इस शानदार तस्वीर के पीछे एक बहुत ही चौंकाने वाला सच भी है। 70%, जी हाँ 70%। ये वो संख्या है उन बिजनेसेस की जो पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच ही नहीं पाते। मतलब 10 में से 7 बिजनेस जिन्हें खून पसीने से खड़ा किया गया, वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। और ये गिरावट ये बहुत तेजी से होती है। पहली पीढ़ी के बाद सिर्फ 30% बिजनेस ही बच पाते हैं। तीसरी पीढ़ी आते आते ये आंकड़ा 15% पर आ जाता है और चौथी पीढ़ी तक सिर्फ 5%। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है और क्या इसे रोका जा सकता है? इस सवाल का जवाब इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बिजनेस के फाउंडर की सोच में छिपा है, उनकी मानसिकता में, जिसे अक्सर लाला मानसिकता कहा जाता है। आइए समझते हैं कि ये सोच है क्या और ये बिजनेस को कैसे प्रभावित करती है। तो ये लाला कौन है? ये वो फाउंडर है जो दिल से ये मानता है कि बिजनेस का हर फैसला सिर्फ और सिर्फ वो ही ले सकता है। वो अपने कर्मचारियों को सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि अपनी प्रजा समझता है और ये मानता है कि उन सब का भविष्य पूरी तरह से उसी पर निर्भर करता है। और यही मानसिकता, यही कई समस्याओं की जड़ बन जाती है और यहीं पर एक बहुत गहरा टकराव पैदा होता है। देखिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? एक काबिल, एक समझदार उत्तराधिकारी। लेकिन फाउंडर की मनोवैज्ञानिक जरूरत क्या होती है? एक आज्ञाकारी संतान। और अक्सर ये जो मनोवैज्ञानिक जरूरत है ना, ये बिजनेस की असल जरूरत पर भारी पड़ जाती है। इस मानसिकता का एक क्लासिक उदाहरण है ये समोसे वाली कहानी। एक छोटी सी पार्टी हुई, 100 समोसे आए। मुनीम जी बिल रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि बिल 1500 रुपए का है, यानी 15 रुपए का एक समोसा। और उनका सवाल होता है, 12 रुपए का समोसा 15 का कैसे ले लिया? ये जो 300 रुपए का शक है, ये छोटी छोटी बातों पर अविश्वास और माइक्रो मैनेजमेंट, यही बिजनेस की ग्रोथ को पंगु बना देता है। देखिए, फाउंडर का जो ईगो है और जो बिजनेस है, वो एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े होते हैं। इसलिए जब अगली पीढ़ी कोई और रास्ता अपनाना चाहती है तो उसे करियर चॉइस की तरह नहीं देखा जाता, उसे एक पर्सनल रिजेक्शन, एक धोखे की तरह देखा जाता है। उनके मन में आता है, मेरी बनाई हुई चीज इसे पसंद नहीं है। अच्छा, तो ये जो व्यक्तिगत भावनाएं हैं, ये जो ईगो है, ये बिजनेस की ग्रोथ को असल में रोकते कैसे हैं? चलिए अब देखते हैं कि विकास के रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें खड़ी हो जाती हैं। किसी भी बिजनेस की यात्रा के 2 बहुत जरूरी पड़ाव होते हैं। 0 से 100 करोड़ तक पहुंचने के लिए काम करना पड़ता है, मतलब सब कुछ खुद ही करना। लेकिन 100 से 500 करोड़ तक जाने के लिए काम करवाना पड़ता है, यानी एक मैनेजर बनना पड़ता है। बहुत से फाउंडर्स ये जो जरूरी बदलाव है ये कभी कर ही नहीं पाते। तो ग्रोथ को रोकने वाली आदतें क्या हैं? सबसे पहली, सिस्टम का विरोध। मुझे सिस्टम में मत बांधो, मेरी एंटरप्रेन्योरशिप खत्म हो जाएगी। दूसरी, परफॉर्मेंस को नापने वाले केपीआईज को न अपनाना। और सबसे बड़ी, किसी पर भरोसा न कर पाना और काम न सौंपना, जिससे हर छोटी बड़ी चीज में माइक्रो मैनेजमेंट का कल्चर बन जाता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है, What got you here won't get you there। मतलब जो तरीके आपको यहाँ तक लाए हैं, जरूरी नहीं कि वो आपको आगे भी ले जाएंगे। बिजनेस को बनाने के लिए जो तरीके अपनाए गए थे, जैसे कि हर चीज पर कंट्रोल रखना, वही भविष्य में उसकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। ठीक है, तो हमने समस्या को तो अच्छे से समझ लिया, अब जरा समाधान पर ध्यान देते हैं। अगली पीढ़ी ऐसा क्या करे जिससे वो विश्वास जीत सके? तो सवाल सीधा है, अगली पीढ़ी बिजनेस की बागडोर अपने हाथ में कैसे ले? आइए इसकी पूरी प्लेबुक को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, फैमिली बिजनेस में आने से पहले कम से कम 5 साल बाहर कहीं और काम करें। इससे एक कर्मचारी का नजरिया समझ आता है, कॉर्पोरेट कल्चर सीखने को मिलता है और अपना आत्मविश्वास बढ़ता है, और ये चीज अनमोल है। और जब बिजनेस में आए
तो इन टूल्स का इस्तेमाल करें। एक कंपनी डैशबोर्ड बनाएं जिसमें KPIs एकदम साफ साफ लिखे हों। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स डिजाइन करें और अपनी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी खर्च करने की सीमा को परिभाषित करें। मतलब सिर्फ दावा ना करें, अपनी काबिलियत को साबित करके दिखाएं। यही विश्वास जीतने का पहला कदम है। ये देखिए, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स का उदाहरण है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली टूल है। इससे आप साफ तौर पर भूमिकाएं बांट सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग पिताजी की जिम्मेदारी है और सेल्स एंड मार्केटिंग आपकी। इससे रोज रोज के टकराव कम होते हैं और काम में स्पष्टता आती है। कंट्रोल धीरे धीरे और सबूतों के आधार पर हासिल किया जाता है, मांगा नहीं जाता। सिर्फ 5 जिम्मेदारियों से शुरुआत करें, फिर 6 से 12 महीनों तक उनमें नतीजे लाकर दिखाएं। जब ये साबित हो जाए तब 5 और जिम्मेदारियों की मांग करें। याद रखिए, विश्वास दिया नहीं जाता, वो कमाया जाता है, छोटे छोटे क्षेत्रों में लगातार नतीजे दिखाकर। और आखिरी सलाह, अगर कोई और पैशन भी अपनाना है तब भी ये जिम्मेदारी बनती है कि परिवार की संपत्ति को सुरक्षित रखा जाए। एक पैसिव वारिस की तरह नहीं, बल्कि एक एक्टिव इन्वेस्टर की तरह काम करें, जो गवर्नेंस स्थापित करता है और स्ट्रेटेजिक लेवल पर बिजनेस से जुड़ा रहता है। तो अंत में सवाल यही बचता है, क्या ये विरासत आगे बढ़ेगी या बोझ बन जाएगी? फैसला और जिम्मेदारी दोनों ही अगली पीढ़ी के हाथों